हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 1 एंड FCAT 1 2023 एस्पिरेंट्स के लिए फ्री सीरीज लॉन्च की गई है। इस सीरीज में हम आपके साथ CDS और FCAT का कंप्लीट कोर्स डिस्कस करेंगे, वो भी फ्रीली। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, साउंड एंड ग्रेविटेशन, डिस्कस करने वाला। ये साइंस का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कल मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपके साथ मोशन, फोर्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर डिस्कस किया था। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट साउंड एंड ग्रेविटेशन। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम समझेंगे यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स है, लॉ है ये। देन केपलर लॉज, केपलर ने जो तीन लॉज दिए हैं वो कौन कौन से लॉ हैं, क्या वो लॉ बताते हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम जानेंगे फ्री फॉल क्या होता है, मास और वेट क्या होता है, थर्स्ट एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। इसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगला टॉपिक। फिर पढ़ेंगे हम व्हाट इज वाइब्रेशन। उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपोगेट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जानेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड कितनी है, कैसे कैलकुलेट होती है वो समझेंगे। देन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, साउंड की इंटेंसिटी क्या है। फिर सोनिक बूम एंड शॉक वेव्स। उसके बाद एको, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एंड लास्ट में सोनार। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर में लगता है। सेकेंड थिंग, ये फोर्स इनवर्स फोर्स होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। एक सर्कुलर डायरेक्शन में जब आप कोई भी बॉडी मूव करती है, तो जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके आसान भाषा में मतलब ये है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर कभी किसी बच्चे को ऐसे गोद में लेके गोल गोल अगर घूमे, ठीक है, तो एक फोर्स होता है, एक फोर्स है जो उस बच्चे को आपकी तरफ खींच रखा है। अगर आपने वो, आप उसको छोड़ देंगे तो वो बच्चा टैंजेंशनली किसी भी एंगल से मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसा करना मत, ना उसको चोट लगेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट causes acceleration and keeps body moving along the circular path। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होगा, देन बॉडी विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन मतलब बॉडी टेंजेंशनली मूव कर जाएगी किसी भी पॉइंट से। जहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम रिमूव करेंगे तो बॉडी उस पॉइंट के से एकदम टेंजेंशनली मूव करेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को सेंटर की तरफ, जो जो किस सर्कुलर में लगता है और बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर खींचता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये देखो, जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस भी पॉइंट से ये लेडी इस बॉल को छोड़ेगी, ये यहाँ से टेंजेंशनली मूव कर जाएगा। ठीक है। जैसे ये टर्निंग ऑफ अ कार, ये जो आपके टर्न्स होते हैं, आपको पता है, इसमें बैंकिंग, रोड बैंक किया जाता है। मतलब ये टर्न्स आपके हमेशा, कभी भी आपके टर्न्स सीधे नहीं होते।
थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है, थोड़ा सा इसमें एलिवेशन होता है। वो क्यों होता है? ताकि एक सेंट्रिपिटल फोर्स लाया जा सके। अगर नहीं होगा ये ऐसा, नहीं होगा ये ऐसा, तो अगर ये सीधा ये जो आपका ऐसे टर्न्स होते हैं, यू टर्न्स होते हैं या ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, अगर ये सीधा प्लेन रोड हो तो आपकी बॉडी यहाँ से सीधा स्किड कर जाएगी सीधे, ठीक है, स्पीड में आएगी और सीधा स्किड कर जाएगी। तो वो ना हो इसलिए ये इसको थोड़ा सा एलिवेशन में बनाते हैं। इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स, बैंकिंग ऑफ द रोड्स, ठीक है। ये सन और अर्थ, ये अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। एक फोर्स जो उसको अंदर की तरफ लगता है उसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये आपके सेंट्रिपिटल फोर्स के एग्जांपल है। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये देखो, ये ऐसे ही न्यूटन अंकल के सर पे एक दिन एप्पल गिर गया था और उन्होंने फिर ग्रेविटेशन का इन्वेंशन कर दिया सब, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये फोर्स, वो फोर्स, ये कहता है ग्रेविटेशन फोर्स कि ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हर ऑब्जेक्ट इन द इस यूनिवर्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये लैपटॉप, और मेरे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये ऊपर से जो एप्पल नीचे गिरा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कह रहा है कि हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square distance between them. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, देखो हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं कि भाई देख, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रही है, बट वो कितना लग रही है, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। वो जो फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दो बॉडी के जो मास है उनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों बॉडी के बीच में, सपोज करो ये एक बॉडी है कैपिटल एम, ये एक बॉडी है स्मॉल एम, इनके बीच डी डिस्टेंस है। तो इनके बीच फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स होगा विच इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, इनवर्स। सो फोर्स यूनिवर्स इज इक्वल टू एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं फोर्स जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों का एक काम है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप ढूंढ के लाओगे कि जी की वैल्यू कितनी होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। समझ आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अब अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें समझ आता है कि प्लैनेट सन के अराउंड क्यों मूव कर रहे हैं। हमें समझ आता है कि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है वो क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगी। जो टाइड्स आपके ओशन, सीज या ओशन में देखने को हमें मिलते हैं, दैट ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अगला टॉपिक, केपलर लॉस। केपलर लॉस, केपलर ने 3 लॉज दिए थे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो each planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one foci. An ellipse is a closed curve such that the sum of distances from any point P on the curve
to two fixed point F1 and F2 will remain constant. Okay. ये ये कहता क्या है? फर्स्ट लॉ, केपलर का पहला लॉ क्या कहता है? केपलर का पहला लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी एनी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, F1 F2। ये सन के चारों तरफ मूव करेंगे एक एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एक एलिप्स में मूव करेंगे। जहां पे आपको मैं बता देता हूँ ये, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, एलिप्स में दो फोकस होते एलिप्स में दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। तो सन विल प्रेजेंट एट एनी वन ऑफ दीज टू फोकस। क्या कह रहे हैं कि आपका जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और सन किसी भी एक फोकस पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर का पहला लॉ। व्हाट, अब सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ कहता है कि एज द planet moves in its orbit, a line drawn from the sun to the planet sweeps out, just a moment। हम्म देखो, मैं आपको सेकेंड लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहता क्या। ये डेफिनेशन आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और आपका बहुत सारा काम ये इसमें टॉपिक है जो कवर करवाना। ये है आपका सन। सेकेंड लॉ कहता है, देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जो प्लैनेट है वो आपका एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और सन विल प्रेजेंट एट एनी वन ऑफ द टू फोकस। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है पाथ कवर्ड, पाथ कवर्ड, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहां से, इस पॉइंट से, बी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने में इसको टी टाइम लग रहा है, तो टी टाइम में, और यहां से यहां तक जाने में भी टी टाइम लग रहा है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया विल बी इक्वल। फिर से बता दो। सेकेंड लॉ कहता है कि जो सन है वो किसी भी एक फोकस पे रहेगा, जो प्लैनेट है वो वो इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उससे क्या पता चलता है? उससे पता ये चलता है कि जब प्लैनेट पेरीहीलियन पोजीशन में होते हैं, पेरीहीलियन पोजीशन मतलब जब प्लैनेट सन के पास होते हैं तो इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, और प्लैनेट जब सन से दूर होते हैं तो इनकी स्पीड कम होती है। एल्स ये एरिया इक्वल कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो यहाँ से जो चारों तरफ घूम रहे हैं, ये किसी भी आप दो टाइम इंटरवल को ले लें तो वो हमारा जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया ही कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस पॉइंट को याद रखना। और इससे ये जो हमें समझ आया है कि सन कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन मस्ट बी मैक्सिमम एट पेरीहीलियन पोजीशन एंड मिनिमम एट एपीहीलियन पोजीशन। ये इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये आप याद रखें। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर आपने ये तो बता दिया, अब टी आर क्या होता है वो तो बता दो। टी होता है बच्चों, टी होता है टी एंड आर। आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, एंड टी इज द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके आप इस जो क्या कहते हैं, जो इसका रिजल्ट है उस रिजल्ट को याद रखें, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखें कि थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके ना एग्जाम में आता है और ना ही आपके कोर्स में, ठीक है। तो आप इसको उससे याद कर लीजिए, रख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है
फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन when body is moving only under the influence of Earth's gravity. Since external force acting on the body, since there is no external force, ये मैंने थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गई है. This free fall is known happens due to acceleration due to gravity. फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है जब कोई भी बॉडी केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे आ रही है, उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहेंगे. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्रिएट होगा. क्या? आपका फ्री फॉल की कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही होगा. ग्रेविटी ही उस बॉडी को एक्सेलरेट करेगी. While falling, there is no change in the direction of motion. Direction of motion में change नहीं आएगा. But due to Earth's attraction, there will be change in magnitude of velocity. But magnitude of velocity में change आएगा, मतलब इसके acceleration में change आएगा. और वो acceleration में क्या change आएगा? वो आएगा because of acceleration due to gravity की वजह से. Whenever object fall towards the Earth, acceleration is involved. Small g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब भी कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वॉल्व. दैट इज, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द वैल्यू बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर. ये पॉइंट आप याद रखना कि फ्री जो स्मॉल जी की वैल्यू है, ये पोल्स पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर. और एक ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ये मास पे डिपेंड नहीं करता है. मतलब कि चाहे बॉडी छोटी हो बड़ी हो, चाहे मोटी हो पतली हो, वो सब ऊपर से नीचे एक ही टाइम पे आएंगे until एंड अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. अगर कोई भी बॉडी को ऊपर से मैं नीचे फेंकूं, एक हाथी और एक चींटी को मैं एक आइडियल कंडीशन लूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे आ रही है, एक हाथी और एक चींटी को मैं नीचे फेंकूं, तो हाथी और चींटी दोनों सेम टाइम इंटरवल पे नीचे आएंगे. हाथी और चींटी दोनों सेम टाइम इंटरवल पे नीचे आएंगे. इनके मास से इनके एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं आएगा. तो ये पॉइंट याद रखना. ये देखो, ये होता है फ्री फॉल की कंडीशन, जब बॉडी डायरेक्टली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे आती है, उस कंडीशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. अगला टॉपिक है मास. मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया. इट रिमेन सेम एवरीवेयर. अच्छा, मास जो है बच्चों, मास जो है ये इनर्शिया का मेजर है. मतलब कि ये आपकी बॉडी में एक्चुअल कितना. देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मास, एक होता है वेट. मास जो है इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इसको अभी याद रखो. जब मैं वेट पढ़ा दूंगा आपको, तब आपको मास और वेट में डिफरेंस पता चलेगा. इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो बॉडी का मास है, दैट रिमेन सेम एवरीवेयर. अगर आपका बॉडी मास है 82 kgs, ठीक है, तो आपका अर्थ पे भी 82 kg होगा, आपका मून पे भी 82 kg होगा, आपका मार्स पर भी उतना ही होगा, जुपिटर पर भी उतना ही होगा. ठीक है. मास, आप बॉडी मास आपका चेंज नहीं होता है. ठीक है. वेट, अब वेट क्या होता है? हम मास मैंने बताया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. वेट क्या होता है? जब आप वेट पढ़ लोगे तो आपको मास और वेट में डिफरेंस पता चलेगा. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. वेट जो है, ये एक फोर्स है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी. मतलब अगर मैं कहूं कि ये बॉडी है, इसका मास है 82 kg, और अर्थ इसको 10 मीटर पर सेकेंड के उससे अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका वेट हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट इज कितना? 820 न्यूटन. वेट क्या है? वेट एक फोर्स है बाय विच अर्थ आपके बॉडी को, आपके बॉडी वेट, आपके बॉडी मास को किस उससे अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, बिकॉज इट इज अ फोर्स. Force acting vertically downwards,
इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करते हैं, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट remains सेम एवरीवेयर whereas weight depends on its location because g depends on the location। मैंने बताया कि वेट एक वेट क्या है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। देखो जो मास है आपका बॉडी में टोटल कितना बॉडी मास है, अगर आपका वजन 82 केजी है इक्वेटर पे, ठीक है, तो आपका वजन हर जगह 82 केजी होगा। लेकिन वेट आपका इक्वेटर पे आपके बॉडी को अर्थ सपोज करो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अट्रैक्ट कर रही है। पोल्स पे आपके इसी वेट को मास को अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या इससे पता चलता है मुझे, मुझे इससे पता चलता है जस्ट वेट, कि वेट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पे जितना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वहां पे उस हिसाब से आपका बॉडी वेट चेंज करेगा। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस पता चल गया। अब वेट ऑन मून इज टू वेट ऑन अर्थ इज 1:6। अगर आपका वजन अर्थ पे 120 केजी है, अर्थ पे आपका वजन 120, आपका वेट 120 सपोज करो, आपका वेट अर्थ पे 120 न्यूटन है, तो मून पे आपका वेट इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 ऑफ 120 दैट इज 20 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑन मून इज टू वेट ऑन अर्थ इज, इसके बीच में 1:6 के रेशियो रहता है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट आ रहा है ना, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, मैं बैठा हूँ रिप्लाई करने के लिए। देखो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे, देखो ये जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए इजी होगा समझना, लेकिन जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो तभी मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछो, वो कमेंट्स में पूछो। आपको समझ नहीं आ रहा है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें मुझसे पूछो, मैं बाकी के टीचर्स हम सभी लोग उसमें रिप्लाई करते हैं। थर्स्ट, अगला टॉपिक है थर्स्ट। थर्स्ट क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थर्स्ट। और फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगता है, ठीक है, फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्स्ट। समझ आया? फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगता है उसे हम कहते हैं थर्स्ट। ये होता है थर्स्ट। नाउ कम्स प्रेशर। प्रेशर इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे कितना थर्स्ट लग रहा है उस रेशियो को हम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगला टॉपिक है बेयोंसी। बेयोंसी होता है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये बेयोंसी आपका वाटर या लिक्विड में, वाटर या फिर किसी भी लिक्विड बॉडी में लगता है। ठीक है, इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल नोन एज अपथर्स्ट और बॉयंट फोर्स। देखो थर्स्ट क्या होता है? फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। बट बेयोंसी क्या होती है? इट इज द अपवर्ड फोर्स। ठीक है, ये अपथ्रस्ट होता है। थर्स्ट जो परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स लगता है दैट इज नोन एज योर बॉयंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मान लो एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, अगर जिसकी डेंसिटी इज मोर देन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से उसकी फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फ्लोट करेगा। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो ये सरफेस पे रहेगा, ना तो ये वो बॉडी के ऊपर रहेगा ना ही बॉडी के नीचे रहेगा, ये एकदम बीच में रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और अगर इसकी
इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो ये सिंक कर जाएगा। समझ आया? किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना अपथर्स्ट लगेगा, कितना उसके ऊपर बायएंट फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी क्या है। ज्यादा डेंस लिक्विड होगा, ज्यादा डेंस फ्लूइड होगा तो ज्यादा अपथर्स्ट लगेगा, कम डेंस होगा तो कम अपथर्स्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड विल फ्लोट अदरवाइज सिंक्स। वही जो मैंने आपको यहाँ पे तीन इक्वेशंस में बताया। ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से वो फ्लोट करेंगे, और जिनकी कम होगी वो सिंक कर जाएंगे। ठीक है। अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर बॉडी फुली या पार्शियली फ्लूइड में इमर्स्ड किए, हमने किसी भी बॉडी को फ्लूइड में या तो पूरा डाल दिया या पार्शियली डाल दिया, तो उसके ऊपर जितना अपथर्स्ट लगेगा, जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। नहीं समझ आया? मुझे पता है। ओके, ये एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे इस ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने इसको बाहर वे किया है, इसका वजन 5 किलो। जब मैंने इसको पानी के अंदर वे किया तो इसका वजन मुझे 3 किलो दिखा, 3 kg पानी के अंदर। लेकिन ये मैंने आपको बताया मास तो बदलता नहीं है, तो ये बाकी के 2 kg कहाँ गए? बाकी के 2 kg विल बी, वो कहाँ गए? वो अपथर्स लग गया, उसके ऊपर उतना अपवर्ड फोर्स लग गया। वो कैसे लगा? क्योंकि इसने 2 kg वाटर को 2 kg वाटर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। इस बॉडी ने 2 kg वाटर को डिस्प्लेस किया है, उस वजह से इसका 2 kg वजन कम हो गया है। जो बड़ी बड़ी शिप्स जो पानी के ऊपर सेल करती है, वो कैसे सेल करती है? वो शिप का जितना वजन होता है वो उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करती है, उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करती है। उससे क्या होता है? उतना थर्स्ट लगता है। मतलब उससे होता यह है कि शिप सरफेस के ऊपर रहती है और फ्लोट करती है। समझ आया? एक बार आप वीडियो को रिप्ले करना, मैंने जो जो बोला है सुनना, इस एग्जाम्पल को देखना। नहीं आया मुझसे कमेंट करके पूछना। अगला है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंड सेकेंड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इन दो पॉइंट को याद रखना। और इस टॉपिक में, रिलेटिव डेंसिटी वाले टॉपिक में इतना ही। ठीक है। आगे चलते हैं। साउंड। साउंड क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो वेव्स की तरह ट्रैवल करता है, जो कि वेव्स की तरह ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। ठीक है। साउंड क्या है समझ आया? इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल, एनर्जी फॉर्म्स इन ट्रैवल ऑफ, ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ से आपकी तरफ साउंड कैसे जा रहा है? ये एक एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ये एक एनर्जी पैसेज ट्रैवल कर रहा है मेरी आवाज के साथ, वाइब्रेशंस के साथ। ठीक है। वेव्स, वेव क्या होता है? वेव वही है, इट इज द एनर्जी ट्रैवल। ठीक है। कितनी एनर्जी ट्रैवल डिस्प्ले वो डिस्प्लेस हुई है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। मतलब इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी आपका ट्रैवल कर सकता है। मैकेनिकल वेव्स क्या है? जिसको सॉलिड, लिक्विड या गैस वाला मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स के भी
is also further divided into two parts. कौन कौन से? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वेव विच ट्रैवल परपेंडिकुलरली. वो वेव जो कि परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कि पैरेलली ट्रैवल करते हैं. ठीक है, जो कि पैरेलल ट्रैवल करते हैं. ट्रांसवर्स वेव जो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं. यही इसके बीच का डिफरेंस है. अब अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. किसी भी साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे. देखो, मैं इस डायग्राम को लेके आपको पहले समझाता हूँ. ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे. एम्पलीट्यूड. सबसे पहले एम्पलीट्यूड देखो. एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव कॉस्ट फ्रॉम द मीन पॉइंट. एक मीन लाइन से वेव ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है किसी भी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. समझ आया एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द वेव. वेवलेंथ. वेवलेंथ होता है, अच्छा, वेवलेंथ से पहले मैं आपको क्रस्ट और ट्रफ समझा देता हूँ. वेव जब ऊपर की तरफ होती है और जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. और जो नीचे की तरफ होती है, जो नीचे की तरफ होती है और इसका जो नीचे का मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे कहते हैं ट्रफ. समझ आया क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है? ठीक है. वेवलेंथ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ. ठीक है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ समझ आ गया. ओके. अब टाइम पीरियड मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वन कंप्लीट साइकिल. एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा? एक साइकिल कितना हुआ? एक साइकिल हुआ बच्चों, ये यहां से यहां तक. इसको यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? ठीक है, देखो, या तो इसको यहां से यहां तक मैं मानूं, या इसको यहां से यहां तक मानूं. बात एक ही, बात एक ही है. अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो बात एक ही. इस वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट डिनोट्स इट्स टाइम पीरियड. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? जस्ट वेट. हाँ, एम्पलीट्यूड. व्हेन वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, there is a temporary displacement of particles of the medium from their actual position. जब वेव मीडियम से पास होता है, then there is a temporary displacement of particles of the medium from their actual position. The maximum displacement of these particles of the medium from their actual position when a wave passes through them is defined as the amplitude. Maximum displacement from the mean position. ठीक है, आसान भाषा में इसका मतलब वही है. इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है. ठीक है. इन अदर वर्ड इट इज यूज टू डिस्क्राइब साइज ऑफ अ वेव. ये वेव की साइज डिस्क्राइब कर. वेवलेंथ. मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ. मिनिमम डिस्टेंस जिसमें साउंड वेव अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज योर वेवलेंथ. इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव. वन कंप्लीट वेव, ये देखो यहां से यहां तक जो है ये वेवलेंथ है. ये यहां से यहां तक देखो, एक ये वेव कंप्लीट हो गया ना, इसने यहां से अपनी वो डिस्टेंस स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके खत्म किया. तो लेंथ ऑफ अ वन कंप्लीट वेव, ये आप आगे पढ़ लेना. लेकिन बात वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. पीरियड. टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव cycle is known as period of the wave. Time required to complete one cycle is known as period of the wave. One full vibration of vibrating body produces one complete wave. एक पूरा वाइब्रेशन जो होता है, वन फुल वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस वन कंप्लीट वेव. ठीक है, एक पूरा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है कंप्लीट वेव को. टाइम, ये पीरियड, टाइम पीरियड, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. फ्रीक्वेंसी मैं आपको यहाँ बताता हूँ. जस्ट अ मोमेंट. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ cycles or wave that are produced in 1 second can be referred to as the frequency of the wave.
एक सेकंड में टोटल कितने वेव प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आई रिपीट, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, एक सेकंड में अगर मान लो ऐसे 10 वेव प्रोड्यूस हुए तो फ्रीक्वेंसी होगी 10। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज फिक्स, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट डज नॉट चेंज व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम। मतलब अगर वेव, यहाँ पे अगर मान लो, जैसे ये मैं ऑप्टिक्स में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। ये कोई भी वेव है, ये लाइट वेव है, जो आपके क्या कहते हैं, ये एयर है, एयर का मीडियम है, ये वाटर का मीडियम है। आपको पता है जब लाइट वेव रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेव की टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, बट वेव का फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम इवन इफ वेव passes थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है। अब अगला टॉपिक है पिच। पिच, इट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो, पिच क्या होता है? Frequency of a sound wave refer to the rate of vibration of sound traveling through air. The parameter whether sound is perceived as high pitch or low pitch. Low pitch. In sound, the frequency, just a moment. In a sound, the frequency is also known as pitch. देखो, मैं पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी, ये सब ना एक साथ समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी पहले हम आगे का पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्वालिटी, क्वालिटी और टिम्बर, ये इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम लाउडनेस और पिच। ठीक है। क्वालिटी जो है, क्वालिटी जो है वो हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है जब एक कोई साउंड वेव जिसकी लाउडनेस सेम हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको लाउडनेस समझाता हूँ, लाउडनेस क्या होती है। ठीक है, तब हम आगे समझेंगे। लाउडनेस इज, लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस होता है, इसका मेजर होता है कि एक वेव अपने मीन पोजीशन से उसका कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा। ठीक है। अपने मीन पोजीशन से वो कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, सो मोर डिस्प्लेसमेंट मोर एम्पलीट्यूड मोर विल बी द लाउडनेस। ठीक है। अब दो साउंड वेव जिनकी लाउडनेस सेम हो, जिनका पिच सेम हो, पिच मैं अभी समझाऊंगा आपको, जिनका लाउडनेस सेम हो, जिनका पिच सेम हो, फिर भी हम उनके बीच में डिफरेंस, उनके बीच में कोई डिफरेंस हमें पता चलता है सुन के, दैट इज नोन एज क्वालिटी। ठीक है। मतलब कि अगर मैं वॉयलिन से और जस्ट अगर मैं अगर मैं वॉयलिन से और फ्लूइड से साउंड बजा रहा हूँ, ठीक है, वॉयलिन से और फ्लूइड से, दोनों से साउंड बजा रहा हूँ, तो आप जब सुनेंगे तो आप बता देंगे कि सर ये ना आपने साउंड फ्लूइड फ्लूइड से बजाया है, ये बांसुरी से बजाया है, या ये वॉयलिन से बजाया है। ऑल दो साउंड की लाउडनेस सेम होगी, साउंड का पिच सेम होगा, लेकिन आप फिर भी बता दोगे। ठीक है। तो ये होता है क्वालिटी का मतलब। अब अगला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी होता है इज द साउंड एनर्जी, intensity is the sound energy transferred per unit area placed perpendicular to the direction of propagation of sound। मतलब, जस्ट मिनट, इंटेंसिटी होता है अगर यहाँ से कोई एक साउंड वेव, ठीक है, यहाँ से एक साउंड वेव पास हो रही है, ठीक है, मैंने इसके सामने एक एरिया मैंने मार्क कर दिया है, और इस एरिया से
कितनी साउंड वेव पास होगी, वो उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करेगी। समझ आया? इंटेंसिटी इज द साउंड एनर्जी, इतने एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, दैट इज नोन योर दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है? इंटेंसिटी समझ आया कि एक पर्टिकुलर एरिया, देखो अब आप एरिया इसमें बढ़ा दो तो यहाँ से ज्यादा साउंड वेव पास होगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी। एरिया कम कर दो तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना? तो समझ आ गया आपको इंटेंसिटी क्या होता है? ओके, अब पिच पे आते हैं। पिच होता है कि, देखो, तो पिच बेसिकली, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आया। ओके, अगर मान लो कि मैंने आपका आंख बंद कर रखा है और पीछे से आपको एक लड़के ने आवाज दी और एक लड़की ने आवाज दिया, तो आप डिफरेंस पता लगा लोगे कि कौन सी आवाज लड़की की है, कौन सी लड़की की है? कैसे? क्योंकि लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है, ग्रेव होती है, ठीक है, और लड़कियों की थोड़ी पतली होती है, श्रिल होती है। ठीक है? ये क्या होता है? ये इसका पिच होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लड़का लड़की अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं नहीं। जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है वही है, ठीक है। हायर पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच, ठीक है। लो पिच, लेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ आया कि एक अगर वॉइस है जिसकी पिच, जिसका लाउडनेस सेम हो, ठीक है, बट जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंटली वेव ट्रैवल करे, उसकी पिच हाई होगी, जिसमें कम फ्रीक्वेंटली वेव ट्रैवल करे उसकी पिच लो होगी। अब स्पीड ऑफ द साउंड वेव क्या होती है? स्पीड होता है, देखो स्पीड का आपको पता है क्या होता है? स्पीड होता है, आप वैसे अगर बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब स्पीड ऑफ साउंड वेव भी यही होगा, डिस्टेंस, दो वेव के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि वन अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। सो योर स्पीड ऑफ अ साउंड इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका स्पीड ऑफ द साउंड वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझसे बार बार पूछो, क्योंकि ये थोड़े डेली यूज वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, ये लोग आप 8th क्लास से, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, ठीक है। एको, अब एको क्या होता है? एको इज द साउंड दैट इज रिपीटेड बिकॉज ऑफ, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। आप कहीं भी किसी बंद कमरे में जाके अपना नाम जोर से चिल्लाओ, तो जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आती है उसे हम एको कहते हैं, ठीक है। रिवर्बरेशन क्या होती है? साउंड कॉज बाय मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन इवन आफ्टर सोर्सेज स्टॉप। रिवर्बरेशन होती है कि जब, जैसे देखो इस वाले एग्जांपल में, एक ये पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार आवाज शोर मचाई तो यहाँ पे कांस्टेंट, उसके बाद शोर यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है, बट कॉन्स्टेंटली साउंड यहाँ पे ट्रैवल करती रही। दैट इज दी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्बरेशन। ये आपके सिनेमा हॉल्स वगैरह में, सिनेमा हॉल्स की जो बिल्डिंगें होती, जो उनका रूफ टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है, ताकि साउंड दूर तक ट्रैवल कर सके। अब सिनेमा हॉल्स वगैरह में ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इस वजह से इस वजह से वहां पे इतनी ज्यादा फोम या या फिर क्या कहते हैं, कप बोर्ड्स, इन सब का इस्तेमाल होता है, जिससे ये जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड है वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल की कुर्सी होती है वो बड़े गद्दे वाली होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो ये जो रिवर्बरेशन हो रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव हो रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, वो ऐसे होने ना दे, और एक जो व्यूअर है वहां पे, जो ऑडियंस है, उसका एक्सपीरियंस बेकार ना हो, ठीक है, इस वजह से। अब रेंज ऑफ हियरिंग, हम कितना साउंड सुन सकते हैं? हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अब कैड में और सीडीएस में पूछे गए हैं।
सोचो कितने बेसिक क्वेश्चन है, बट पूछे गए। साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और जिसकी 20 हर्ट्ज से कम हो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। बस इतना ही है इसमें। कुछ पर्टिकुलर जानवर होते हैं जो, जैसे वेल्स, एलिफेंट, ये इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं। वहीं बैट्स जो होता है ये आपका अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, जिस वजह से बैट रात को ट्रैवल कर पाते हैं। सोनार, अगला कॉन्सेप्ट है सोनार। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसके फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है। सोनार इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक वाटर हिल्स, वैलीज, आइसबर्ग, सबमरीन, sunken ships। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, लेकिन ये काम कैसे करता है अगर मैं आपको इसका काम समझा दूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो, ऊपर ये शिप ट्रैवल कर रही है, ये यहाँ से रिपीटेड साउंड वेव्स नीचे भेज, ठीक है, रिपीटेड साउंड वेव्स नीचे भेजती हैं। साउंड वेव नीचे जाता है, टकरा के इसके पास आता है। ये टाइम नोट करते हैं कि मैंने भेजा था इतने में, ये वापस आया इतने में। ठीक है। कॉन्स्टेंटली ये ऐसे साउंड वेव भेजते रहते हैं, और इनके पास एक ग्राफ रहता है, ये टाइम नोट करते हैं। अब सपोज करो नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए ऐसे, ठीक है, कोई सबमरीन आ जाए या कुछ आ जाए, तो साउंड वेव इसने भेजा। अब साउंड वेव इसके पास बहुत जल्दी आ जाएगी टकरा के, तो इसको पता चल जाएगा कि नीचे कुछ है ना। नॉर्मली अगर साउंड वेव नीचे यहाँ ग्राउंड से यहाँ तक आने में इसको टी टाइम लग रहा था, तो अब यहाँ से तो हाफ है, तो टी/2 टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे ये साउंड वेव भेजती है और रिसीव करती है, और वो फिर टाइम निकालती है, देखते हैं कि कितना दूरी है कोई चीज का। और अगर साउंड वेव जल्दी पता चल आता है तो इन्हें पता चलता है कि नीचे कोई, या तो हिल्स है, वैलीज है, आइसबर्ग्स है, या कोई सबमरीन है। तो ऐसे ही ये शिप्स ट्रैवल करती हैं। समझ आया। सोनार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब आप लोग मुझे बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूँ वीडियोस पे लाइक बहुत कम आता है। कमेंट करके भी मुझे बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप मुझसे डाउट पूछो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इनिशिएटिव से जो भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी लोग रिटर्न क्वालिफाई करें। ठीक है। उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एसएसबी क्वालिफाई करें, एकेडमी जाए, बट अभी हमारा मेन टारगेट रिटर्न है। आप सभी लोग रिटर्न क्वालिफाई करें। वो कब होगा? जब आप लोग अपने डाउट्स पूछोगे, मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिस वे से मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को वैसे समझ आ रहा है या नहीं। नहीं तो मैं चेंज करूँ अपने पढ़ाने का तरीका। तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछो, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।